सबसे पहला टर्म है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो डेबिट कार्ड बेसिकली एक प्लास्टिक पेमेंट कार्ड है जिसके थ्रू कार्ड होल्डर के बैंक अकाउंट से सीधे सीधे पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है। आपके बैंक अकाउंट से सीधे सीधे ट्रांजैक्शन को फुलफिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जब आप शॉपिंग वगैरह जाते हो तो शॉपिंग के बाद आप डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हो, अपना पिन नंबर डालते हो और सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, पेमेंट हो जाता है। अच्छा, ये जो पैसा कटता है ये कटता है आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से या आपके करंट बैंक अकाउंट से। इसका मतलब कि ये जो डेबिट कार्ड है इसको यूज किया जा सकता है अगेंस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर अगेंस्ट करंट बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड की एग्जांपल्स जैसे वीजा कार्ड है, जैसे रुपे कार्ड है। डेबिट कार्ड फॉर श्योर आपने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज किया होगा, आपने देखा होगा। फिर दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड है जिसको इश्यू करता है बैंक, लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड होता है इसमें प्री लोडेड अमाउंट मिलता है आपको। देखो, जब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप मैक्सिमम उतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो जितना कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको प्री लोडेड अमाउंट मिलता है, एक तरीके से आपको लिमिट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपके पास में क्रेडिट कार्ड है और उसमें लिमिट है 5 लाख रुपए की। इसका मतलब क्या है? भले ही आपके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा ना हो, लेकिन आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, अगर आपने पैसे को खर्च किया है, तो इस पैसे को आपको बाद में पे करना होगा अपने बैंक को। अब सोच के देखो कि बैंक आपको परमिशन दे रहा है कि आप 5 लाख रुपए तक पैसे को खर्च कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो बैंक की सुविधा आपको फ्री में तो देगा नहीं, बैंक लेता है इसके लिए चार्जेस। तो ये जो क्रेडिट कार्ड होता है इस पर बैंक अपने चार्जेस लेता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसने क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया। बहुत सिंपल। जब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप सिर्फ मैक्सिमम उतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो जितना कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है। क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो क्रेडिट कार्ड में आपको एक प्री लोडेड अमाउंट मिलता है, आपको एक सर्टेन लिमिट तक पैसा खर्च करने की परमिशन मिलती है, जिसको अगर आप खर्च करोगे तो फिर आपको बाद में वो पैसा पे करना पड़ता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया। फिर तीसरा होता है प्रीपेड कार्ड। ये जो प्रीपेड कार्ड होता है ये एक तरीके का गिफ्ट कार्ड होता है। प्रीपेड कार्ड में आपको टॉपअप करवाना होता है, आपको पैसा डलवाना होता है, एक तरीके से आपको रिचार्ज करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने प्रीपेड कार्ड में 10,000 रुपए डलवाए तो आप सिर्फ इसी 10,000 रुपए को खर्च कर सकते हो। मतलब जितना आप पैसा डलवाओगे अपने प्रीपेड कार्ड में उतना ही आप खर्च कर सकते हो। ये जो प्रीपेड कार्ड है इसको यूजुअली यूज करते हैं ट्रेवलर्स। कोई बहुत दूर ट्रेवल कर रहा है, अब ट्रेवल करने में खतरा है ना कि डेबिट कार्ड खो सकता है, क्रेडिट कार्ड खो सकता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, प्रीपेड कार्ड यूज करते हैं। जितने की जरूरत होती है उतना पैसा इस कार्ड में डलवा लेते हैं, फिर उसको खर्च करते हैं। फिर और पैसे की अगर जरूरत है तो और पैसा डलवा लेंगे, फिर और खर्च करेंगे। या फिर ऐसे लोग यूज करते हैं प्रीपेड कार्ड को जिनके पास में नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं होता है। फिर चौथा होता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है और इस स्मार्ट कार्ड के अंदर ये जो चिप होती है ये कैश को स्टोर करती है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है मेट्रो कार्ड। मेट्रो कार्ड में आप रिचार्ज करवाते हो और फिर जो कार्ड रीडिंग मशीन होती है उसके सामने जैसे आप कार्ड को दिखाते हो, मशीन रीड करती है, उतना पैसा काट लेती है जितना आपका किराया होता है और आपको एंट्री मिल जाती है। या फिर सीसीडी वगैरह कॉफी पीने जब आप जाते हो तो वहां पे जो कार्ड यूज होता है वो भी स्मार्ट कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड के लिए ना कोई आइडेंटिफिकेशन की जरूरत, ना कोई सिग्नेचर की जरूरत, ना कोई पेमेंट ऑथराइजेशन की जरूरत। बड़ा सिंपल है, जिसके हाथ में कार्ड है वो मशीन के सामने कार्ड दिखाए, जो भी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपसे पैसा काट लिया जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, पैसा खत्म हो जाए तो दोबारा से इसको रिचार्ज करवाओ। ये होता है स्मार्ट कार्ड। फिर चौथा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब क्या है, एटीएम। और एटीएम क्या होता है ये सबको पता है। बैंक के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको अगर कैश निकालना है तो कैश निकालने के लिए एटीएम इज अ कंप्यूटराइज्ड मशीन। आपको बार बार
अपने ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है कैश निकालने के लिए, आप सीधे सीधे एटीएम से कैश निकाल सकते हो। अच्छा, एटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ कुछ नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको जानना है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है तो आप एटीएम के थ्रू जान सकते हो। और अभी रिसेंटली आरबीआई ने कार्डलेस विड्रॉल्स भी अलाउ कर दिए हैं एटीएम से। फॉर श्योर आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाओ अभी जो नए वाले एटीएम्स लगाए हैं उनमें देखो, अब आरबीआई ने कार्डलेस विड्रॉल्स को अलाउ कर दिया है थ्रू दी एटीएम्स। ये जो एटीएम्स होते हैं इनके भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है ऑन साइट एटीएम। ऑन साइट एटीएम का मतलब क्या है, बैंक की जो ब्रांच है उस ब्रांच के प्रीमिसेस में ही अगर कोई एटीएम लोकेटेड है या ब्रांच के आसपास ही अगर कोई एटीएम लोकेटेड है तो उसे बुलाया जाता है ऑन साइट एटीएम। फिर दूसरा होता है ऑफ साइट एटीएम। ऐसे एटीएम्स जो कि ब्रांच के प्रीमिसेस में लोकेटेड नहीं होते हैं, ब्रांच से दूर लोकेटेड होते हैं, जैसे किसी मॉल में है, किसी एयरपोर्ट वगैरह में है, ब्रांच की प्रीमिसेस से दूर जो एटीएम होते हैं उनको बुलाया जाता है ऑफ साइट एटीएम। बहुत सिंपल, ऑन साइट एटीएम वो एटीएम्स जो कि ब्रांच के प्रीमिसेस में लोकेटेड होते हैं, ऑफ साइट एटीएम वो एटीएम जो कि ब्रांच के प्रीमिसेस में लोकेटेड नहीं होते हैं, ब्रांच के प्रीमिसेस से दूर लोकेटेड होते हैं। फिर तीसरे होते हैं वर्क साइट एटीएम। ये जो वर्क साइट एटीएम्स होते हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमिसेस के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पुलिस लाइन में देखा हो तो पुलिस लाइन के अंदर एटीएम्स वगैरह लगे होते हैं। ये जो एटीएम होता है पुलिस लाइन के अंदर ये एक तरीके का वर्क साइट एटीएम है। और ये जो वर्क साइट एटीएम्स होते हैं इनको जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और यूज कर नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगे हुए हैं तो जनरली होता ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही इन वर्क साइट एटीएम्स को यूज करते हैं। फिर इसके बाद है वाइट लेवल एटीएम, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वाइट लेवल एटीएम ऐसे एटीएम्स जिनको सेटअप, जिनको ओन, जिनको ऑपरेट करते हैं नॉन बैंक्स। नॉन बैंक्स के द्वारा जो एटीएम सेटअप किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है वाइट लेवल एटीएम्स। अच्छा, नॉन बैंक्स को एटीएम ऑपरेट करने की परमिशन किसने दी? आरबीआई ने दी। आरबीआई ने दी अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007। एक सवाल ये आता है कि भाई आरबीआई ने नॉन बैंक्स को एटीएम ऑपरेट करने की परमिशन क्यों दी? ताकि ये जो एटीएम्स हैं इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन किया जा सके। रिमोट एरियाज में, गांव के एरियाज में, सेमी रूरल एरियाज में हर जगह पे एटीएम सर्विसेज को पहुंचाया जा सके, एटीएम्स को लगाया जा सके, वो बैंक्स के लिए पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो आरबीआई ने नॉन बैंक्स को परमिशन दी कि आप जाओ, आप लगाओ रिमोट एरियाज में एटीएम, आप लगाओ रूरल एरियाज में एटीएम। फाइनेंशियल इंक्लूजन को एंश्योर करने के लिए, हर इंसान को एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ने नॉन बैंक्स को परमिशन दी कि वो एटीएम्स को ऑपरेट करें। और ऐसे एटीएम्स जिनको सेटअप, जिनको ओन, जिनको ऑपरेट करते हैं नॉन बैंक्स, उनको बुलाया जाता है वाइट लेवल एटीएम्स। और ये जो वाइट लेवल एटीएम्स होते हैं ये सेम वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि बैंक के एटीएम्स प्रोवाइड करते हैं। फिर एक होता है ग्रीन लेवल एटीएम, नाम से ही क्लियर है, एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शंस के लिए लगाया जाता है ग्रीन लेवल एटीएम, फार्मर्स के लिए लगाया जाता है ग्रीन लेवल एटीएम। फिर एक होता है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो एटीएम्स होते हैं इनमें जो हार्डवेयर और लीज होता है, जैसे कहाँ मशीन लगेगी, कौन सी जगह को रेंट करना है, कैसी मशीन लगेगी, उस मशीन का जो मेंटेनेंस है, वो सब कुछ होता है सर्विस प्रोवाइडर के पास में। एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि देखता है कि मशीन कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, मशीन को कैसे मेंटेन करना है। लेकिन उस मशीन में कैश का जो मैनेजमेंट है, उस मशीन में जो बैंक की कनेक्टिविटी है, वो प्रोवाइड करता है एक स्पॉन्सर बैंक। ऐसा स्पॉन्सर बैंक जिसका लोगो लगा होता है उस एटीएम के ऊपर। अगर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ब्राउन लेवल एटीएम का मतलब क्या है कि एटीएम की जो देख रेख है वो दे दी गई है सर्विस प्रोवाइडर को, लेकिन उस एटीएम में कैश का मैनेजमेंट और उस एटीएम में बैंक की कनेक्टिविटी कौन इंश्योर करता है? स्पॉन्सर बैंक, ऐसा बैंक जिसका लोगो लगा हुआ है उस एटीएम के ऊपर। फिर एक होते हैं ऑरेंज लेवल एटीएम्स। शेयर मार्केट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए लगाए जाते हैं ऑरेंज लेवल एटीएम्स। फिर एक होते हैं येलो लेवल एटीएम्स। ई कॉमर्स के लिए लगाए जाते हैं येलो लेवल एटीएम्स।
फिर एक होते हैं पिंक लेवल एटीएम्स, ओनली फॉर विमेन यूज, सिर्फ औरतों के यूज के लिए लगाए जाते हैं पिंक लेवल एटीएम। ये थोड़ा मैसेजिंग का काम करता है कि हम औरतों का भी फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हैं, उनको भी फाइनेंशियली इंक्लूड करके उनको भी साथ लेके चलना चाहते हैं, तो विमेन यूज के लिए लगाए जाते हैं पिंक लेवल एटीएम। फिर एक होता है बायोमेट्रिक एटीएम, नाम से क्लियर है, ऐसे एटीएम्स जो कि थोड़े एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स को यूज करते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, जैसे आई स्कैन जो होता है, ऐसे जो सिक्योरिटी फीचर्स को यूज करते हैं एटीएम्स ट्रांजैक्शंस के लिए, उनको बुलाया जाता है बायोमेट्रिक एटीएम। बहुत सिंपल सी चीज है। फिर इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन, आपने वो छोटी सी मशीन देखी होगी, तो उस मशीन में क्या करते हो आप अपने क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हो, अपना पिन डालते हो और ट्रांजैक्शन हो जाता है। वो जो छोटी सी मशीन होती है जिसमें बटन्स होती हैं और एक स्क्रीन से आती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। बड़ा इंपॉर्टेंट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? अगर कोई मर्चेंट अपने कस्टमर से डिजिटली पेमेंट को रिसीव करता है तो बैंक उस मर्चेंट से एक फीस चार्ज करता है, उस फीस को बुलाया जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अगर कोई मर्चेंट या जब भी कोई मर्चेंट अपने कस्टमर से डिजिटली पेमेंट को रिसीव करता है तो बैंक उस मर्चेंट से एक फीस चार्ज करता है जिसको बुलाया जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होती है ये यूजुअली फिक्स होती है, लेकिन अगर कभी इसको रिवाइज करना होता है तो रिवाइज कौन करता है? RBI रिवाइज करता है। जनवरी 1, 2020 से रुपे कार्ड के ऊपर और भीम UPI ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई भी MDR नहीं है, कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, इन सब चीजों के बारे में तो हमने बात कर ली। एटीएम के टाइप्स देखते हैं। ऑन साइट एटीएम कौन सा होता है? ब्रांच के प्रीमिसेस में जो एटीएम होता है उसको बोलते हैं ऑन साइट एटीएम। ऑफ साइट एटीएम कौन सा होता है? ब्रांच के प्रीमिसेस से दूर जो एटीएम होता है उसको बोलते हैं ऑफ साइट एटीएम। फिर एक होता है वर्क साइट एटीएम, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमिसेस के अंदर ही जो एटीएम लगा होता है उसको बोलते हैं वर्क साइट एटीएम। फिर एक होता है व्हाइट लेवल एटीएम, ऐसे एटीएम्स जिनको सेटअप, जिनको ओन, जिनको ऑपरेट करते हैं नॉन बैंक्स, उनको बोलते हैं व्हाइट लेवल एटीएम्स। ग्रीन लेवल एटीएम्स कौन से होते हैं? जो कि एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रीन लेवल एटीएम्स। फिर एक होता है ब्राउन लेवल एटीएम, ऐसे एटीएम्स जिनकी मशीन, जिनका हार्डवेयर, जिनकी लीज, वो सारी जिम्मेदारी मिल जाती है सर्विस प्रोवाइडर को, लेकिन उनमें जो कैश मैनेजमेंट है और उनमें जो बैंक कनेक्टिविटी है वो एंश्योर करता है स्पॉन्सर बैंक, वो बैंक जिसका लोगो लगा है एटीएम के ऊपर। ऑरेंज लेवल एटीएम्स शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस के लिए लगाए जाते हैं ऑरेंज लेवल एटीएम्स। येलो लेवल एटीएम्स ई कॉमर्स के लिए लगाए जाते हैं येलो लेवल एटीएम्स। पिंक लेवल एटीएम्स ओनली फॉर विमेन यूज लगाए जाते हैं पिंक लेवल एटीएम। बायोमेट्रिक एटीएम्स ऐसे एटीएम्स जहां पे थोड़ा और एनहेंस सिक्योरिटी फीचर्स को यूज किया जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह, जैसे आई स्कैन वगैरह, इनको बोलते हैं बायोमेट्रिक एटीएम। फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन का मतलब क्या होता है? वो छोटी सी मशीन आपने देखी होगी, डब्बा सा, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हो और पिन डालते हो तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जब कोई मर्चेंट अपने कस्टमर से डिजिटली पेमेंट को रिसीव करता है तो इस पेमेंट के लिए बैंक उस मर्चेंट से एक फीस चार्ज करता है, उस फीस को बुलाया जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है इसको रिवाइज कौन करता है? RBI करता है। 1 जनवरी 2020 से रुपे और भीम UPI ट्रांजैक्शंस के ऊपर MDR नहीं है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खुद से कर दिया करो, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और यूट्यूब थोड़ा सा चैनल को पुश कर देता है, ग्रो कर देता है, तो ये सारी चीज़ें तो खुद ही कर दिया करो। फिर इसके बाद बात आती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या होता है? देखो, बैंक की जो ब्रांचेस होती हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए RBI ने डेवलप किया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड को। किसने डेवलप किया? RBI ने डेवलप किया। और ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसको शॉर्ट में अपन बुलाते हैं IFSC, ये होता है 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर।
इस 11 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक नंबर से बैंक की ब्रांच को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस 11 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक कोड में पहले जो 4 लेटर्स होते हैं वो तो उस एंटिटी के होते हैं, जैसे एसबीआई का है या पीएनबी का है तो पहले जो 4 लेटर्स होंगे वो होंगे PUNB। जो 5th लेटर होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, और जो लास्ट के लेटर्स होते हैं वो बैंक की आइडेंटिटी के लिए यूनिक नंबर्स होते हैं। बहुत सिंपल तौर पे अपने को याद रखना है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड किसने डेवलप किया है? आरबीआई ने डेवलप किया है। 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, और ये किस काम आता है? हर एक बैंक की ब्रांच को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर इसके बाद MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, MICR कोड। बेसिकली बैंक्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि अगर कोई चेक आ गया, मान लेते हैं कि SBI का चेक है और PNB को पेमेंट करना है, तो क्या होता है कि SBI क्लियरिंग हाउस को इस चेक की डिजिटल कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेज देता है, और फिर ये जो क्लियरिंग हाउस है ये इस कॉपी को भेज देता है PNB के पास में। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, इसमें जो बैंक्स, इसमें जो ब्रांचेस पार्टिसिपेट करती हैं, उनको यूनिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 9 डिजिट का कोड होता है MICR कोड। इस MICR कोड में पहले जो 3 डिजिट्स होते हैं वो तो सिटी का कोड होते हैं, मिडिल के जो 3 डिजिट्स होते हैं वो बैंक का कोड होते हैं, और लास्ट के जो 3 डिजिट्स होते हैं वो ब्रांच का कोड होते हैं। जैसे चेक के सबसे नीचे वाले स्पेस में अगर आप देखोगे तो यहां पे लिखा होता है MICR कोड। सिंपल तौर पे याद रखो, MICR कोड क्या है? 9 डिजिट का कोड है जो कि बैंक और ब्रांच को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। फिर एक होता है स्विफ्ट कोड। ये जो स्विफ्ट कोड होता है ये भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, और ये जो स्विफ्ट कोड है इसको डेवलप किया है स्विफ्ट स्टैंडर्ड्स ने, जो कि एक डिवीजन है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट। बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जो भी एंटिटीज हैं उनको यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए जो कोड है उसका नाम क्या है? स्विफ्ट कोड है। और सिर्फ इतना ही याद रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। IFSC क्या है कि IFSC आरबीआई ने डेवलप किया है, 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है बैंक की ब्रांच को यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए। MICR कोड 9 डिजिट का कोड है, बैंक और ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें उनको यूनिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए काम करता है MICR कोड। फिर स्विफ्ट कोड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है ये स्विफ्ट कोड। फिर इसके अलावा एक टर्म आपने कई बार सुना होगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में कोर की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का काम क्या है? देखो, आपने जिस भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप अपने अकाउंट को और आप अपने अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ना होता तो दिक्कत क्या होती? दिक्कत ये होती फिर कि जिस ब्रांच में आपने अपना अकाउंट खुलवाया है उसी ब्रांच में जाके आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है तो आपके बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप अपने अकाउंट को और अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकोबेर जो है वो आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। आरबीआई के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इकोबेर। और आरबीआई इकोबेर को यूज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑक्शन करने के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑक्शन करने के लिए, फंड्स के ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है वो क्या है? इकोबेर है। और इकोबेर को कौन कौन यूज कर सकता है? जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो यूज कर सकते हैं, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूज कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स यूज कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज यूज कर सकती हैं, प्रोविडेंट फंड्स यूज कर सकते हैं जो कि आरबीआई के साथ में करंट अकाउंट और सिक्योरिटीज अकाउंट को मेंटेन करते हैं, वो सब यूज कर सकते हैं।
फिर एक टर्म है 0 रुपी नोट। ये जो 0 रुपी नोट है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया एक एनजीओ ने जिसका नाम है फिफ्थ पिलर। फिफ्थ पिलर नाम की एनजीओ ने डिस्ट्रीब्यूट किया 0 रुपी नोट को। 0 रुपी नोट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ इसको इश्यू किया गया ब्राइवरी के अगेंस्ट अवेयरनेस रेज करने के लिए, पॉलिटिकल करप्शन के अगेंस्ट अवेयरनेस रेज करने के लिए। तो ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत तो है कि 0 रुपी नोट किसने इश्यू किया है? फिफ्थ पिलर नाम की एनजीओ ने किया है करप्शन के अगेंस्ट अवेयरनेस को रेज करने के लिए। फिर इसके बाद है नो योर कस्टमर, केवाईसी। केवाईसी क्या होता है हम सबको पता है। जो कस्टमर होता है उसकी आइडेंटिटी और उसके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, ये देखने के लिए कि वो सब ठीक है, उस प्रोसेस को बुलाया जाता है केवाईसी। उस प्रोसेस को बुलाया जाता है नो योर कस्टमर। जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो तो जो बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं वो उसी टाइम पे केवाईसी करते हैं, पूरा आपसे डिटेल्स लेते हैं, सारी चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। ई केवाईसी भी की जा सकती है। ई केवाईसी सिर्फ तब की जा सकती है जब आपके पास में आधार है। आजकल तो ई केवाईसी ही चलती है। आप स्मॉल अकाउंट खुलवा सकते हो, आप अपना एक फोटोग्राफ देके और अपने सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन के थ्रू एक स्मॉल अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन स्मॉल अकाउंट की जो लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस क्या हैं कि जो स्मॉल अकाउंट होगा उसमें आप बैलेंस जो है वो 50,000 रुपए से ज़्यादा का नहीं रख सकते हो। उस स्मॉल अकाउंट के थ्रू जो टोटल क्रेडिट आपको मिलेगा एक साल में वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं मिल सकता है। स्मॉल अकाउंट में जो टोटल विड्रॉल्स और ट्रांसफर्स आप कर सकते हो एक महीने में वो 10,000 से ज़्यादा का नहीं कर सकते हो। और स्मॉल अकाउंट में आप फॉरेन रेमिटेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ये बेसिक सिंपल सी बात है। फिर डिजिटल लेंडिंग बेसिकली ऑटोमेटेड लेंडिंग प्रोसेस है। सारा जो कामकाज है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है लेंडिंग का। मतलब कस्टमर का ऑथराइजेशन, उसका वेरिफिकेशन, उसको लोन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लोन का अप्रूवल, और फिर लोन का अप्रूवल के बाद टाइम पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है नहीं पे किया जा रहा है, रिकवरी हुई या नहीं हुई, ये सारा कामकाज डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू किया जाता है। इसी को बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल लेंडिंग। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर एक और चीज़ है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है ये 20 कैरेक्टर का होता है, एल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, और ये बेस्ड होता है ISO 17442 स्टैंडर्ड के ऊपर। इस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को किसने डेवलप किया? इसको डेवलप किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने। किसने? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने डेवलप किया लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को। ये बेसिकली यूनिक ग्लोबल रेफरेंस नंबर है। जितनी भी लीगल एंटिटीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं ग्लोबली, उनके लिए ग्लोबल रेफरेंस नंबर के तौर पे काम करता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है इसको एक्रीडिएशन, इसको बैकिंग कहाँ से मिली हुई है? ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन। और ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है इसको RBI ने भी रिकॉग्नाइज किया है, और RBI LEI को इश्यू करता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007। बहुत सिंपल सी बातचीत है। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इन चीज़ों को। हमने बात की कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बेसिकली क्या काम करता है कि आपका जो अकाउंट है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो इस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के थ्रू। RBI के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई कुबेर है। 0 रुपी नोट किसने इश्यू किया? एक फिफ्थ पिलर नाम की एनजीओ ने इश्यू किया करप्शन के अगेंस्ट अवेयरनेस को रेज करने के लिए। KYC नो योर कस्टमर हम सबको पता है। डिजिटल लेंडिंग क्या होती है? बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो ऑटोमेटेड लेंडिंग की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डिजिटल लेंडिंग। और फिर फाइनली हमने बात की लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के बारे में। ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है 20 कैरेक्टर का, जिसको इश्यू कौन करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये जितनी भी लीगल एंटिटीज ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं उनके लिए ग्लोबल रेफरेंस नंबर के तौर पर काम करता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। और इस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को एक्रेडिटेशन किसका मिला हुआ है? ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन का। RBI इसको रिकॉग्नाइज करता है। RBI इशू करता है LEI को अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिफिकल्ट हो। आराम से देखना, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना। ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं कहीं काम आ जाती हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।